चमोली में अब निशुल्क होगा यूसीसी में विवाह पंजीकरण। 26 जुलाई तक फ्री में रजिस्ट्रेशन। अभी तक 13,724 विवाह पंजीकृत हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 4 जिलों में जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट पर सभी विभाग। देहरादून में भारी बारिश का सितम। नदी में बहा एक व्यक्ति। 1.5 किलोमीटर दूर मिला युवक का शव। परिजनों से मिलने पहुंचा विधायक उमेश शर्मा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त दीवार का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर बातचीत की है। मुख्य रास्ते से लगे क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है। विभागीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि जो रास्ता है इससे लगी ये दीवार थी जो कि पूरे तरीके से गिर चुकी है, और अब इसी को लेकर इसके फिर से एक बार पुनर्निर्माण को लेकर बातचीत उन्होंने की है। तो भारी बारिश की वजह से दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में विभागीय अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत की गई है और काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी गणेश जोशी की तरफ से दिए गए हैं। तो भारी बारिश की वजह से दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण भी किया है। तो रास्ते से लगी दीवार थी और ये दीवार बारिश की वजह से गिरी है, जिसके बाद अब आखिरकार काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी कैबिनेट मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो भारी बारिश की वजह से दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और आपको ये भी बता दें कि देखिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दीवार का निरीक्षण किया है। रास्ते से लगी दीवार थी और एक बार फिर से इस दीवार को बनाने के लिए निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए, यानी कि काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री की तरफ से दिए गए। भारी बारिश के कारण दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो देहरादून में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है इसको देखकर मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है। आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बंद हैं। आपको बता दें कि देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ बता दें कि आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। तो देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट है और आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार देख रहे हैं कि बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जलभराव जैसी समस्याएं भी जगह जगह पर हैं। तो वहीं मौसम विभाग की बात करें तो अब भी और भी बारिश होने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर देहरादून की बात करें तो ऐसे में देखिए वहां पर ऑरेंज अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन लगातार देख रहे हैं बारिश वहां पर हो रही है और अब तो स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं।
बिल्कुल देखिए, लगातार प्रदेश के अंदर बारिश का कहर जो है जारी है और पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह बारिश से कहीं ना कहीं तबाही मची हुई है। और देहरादून की अगर बात करूं तो लगातार यहां पर बारिश देखने को मिल रही है। बीते रात से भी लगातार बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है देहरादून के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कई सारे जिलों के लिए, जिसमें रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर भी सतर्कता बरतने के आदेश जो है वो भी दिए गए हैं, क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है वो भारी बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा है। और नदियों के आसपास जाने के लिए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप लोग ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर भूस्खलन हो रहा हो या फिर जहां पर नदियों का जलस्तर जो है बढ़ा हुआ हो। देहरादून में भी लगातार जो जलभराव की समस्या है वो देखने को मिल रही है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। वहां पर रास्ते, कई सड़कें अभी भी बाधित है और उनको खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल्स है वहां पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए भी, खासकर देहरादून में 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चों के स्कूल्स की छुट्टियां कर दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो भी आज बंद रहेंगे। तो मौसम को देखते हुए ये सुरक्षा बच्चों के लिए रहे, बच्चे घर पर सेफ रहें, इस लिहाज से ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं जहां पर चाहे वो नैनीताल हो, रुद्रप्रयाग हो, वहां पर लगातार, बागेश्वर हो, वहां पर लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां पर भी लगातार विद्यालयों पर भी निगरानी रखी जा रही है और बच्चों को भी अभी फिलहाल घर पर रखने की बात जो है वो कही जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जो तमाम आपदा विभाग की टीम्स हैं वो अभी अलर्ट मोड पर हैं। तमाम अधिकारी कर्मचारियों को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई बात होती है, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि मसूरी की तरफ जो है कई बार पेड़ गिर रहा है, कई बार दीवार गिर रही है, चलते रास्ते में जहां पर गाड़ियां चल रही है वहां पर पेड़ गिर जाता है बारिश के चलते। ऐसे में तमाम एहतियात बरतने की बात कही जा रही है और तमाम विभाग जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, तो देखिए अब लगातार बारिश का सितम जारी है। बात करते हैं देहरादून की, जहां पर बारिश का सितम जारी है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण नदी में बहा है एक व्यक्ति। 1.5 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला है। परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक उमेश शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में भारी बारिश का सितम लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए भारी बारिश की वजह से नदी में बहा है एक व्यक्ति। और आपको बता दें कि 1.5 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला है। तो वहीं परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक उमेश शर्मा। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में तेज बारिश के बाद चोरखाले में भी जन सैलाब, यहां पर माफ कीजिएगा जल सैलाब जो है वो उमड़ा है। और 2 युवकों ने यहां पर लापरवाही दिखाते हुए बाइक के साथ में उफनते नाले को पार करने की कोशिश की है। पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की जान बाल बाल बची है। और अब खबर विकासनगर से, जहां पर बारिश के सीजन को देखते हुए नालियों की सफाई से लेकर सड़कें, यहां पर पे घास हटाने को लेकर भी लाखों दावे किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि दावों के बावजूद यहां पर तेज बारिश ने नगरपालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के दौरान हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं हल्द्वानी के नैनीताल में भी इस दौरान कुमाऊं मंडल में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल जिले में पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद नदी नाले पूरे तरीके से उफान पर आ गए हैं। हल्द्वानी में जगह जगह जल भराव है। हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर भी शेर नाला के उफान की वजह से आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। कई गाड़ियां इस दौरान फंस गई है, लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। घंटों तक जाम में ही लोग फंसे रहे। उधर हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक शिव भक्त को सांप ने डस लिया है। हरियाणा से कांवड़ लेने आया था ये युवक। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा है इलाज के लिए, जहां पर समय पर इलाज मिलने के कारण युवक की जान बची है।
उधर उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की रही हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े किए हैं। हरदा की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वार पलटवार शुरू हो गया। बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में बैलों के साथ जौल चलाते और महिलाओं के साथ धान की रोपाई का जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि किस तरह से बैलों की रस्सी को पकड़कर उन्हें चलाया। हरीश रावत ने इसे ब्यूरोक्रेसी से जोड़कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री जी, ये पटेला लगाने वाला आर्ट खेत में कैसे लगाया जाता है और कैसे बैलों की रस्सी कब, कहां और कितनी खींची जाती है, ये आपको ठीक ठाक याद रहा। अच्छी बात है, मगर मुख्यमंत्री के रूप में निष्प्रयोज और नासमझ मंत्रियों रुपये कमाने में लगी यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के एक हिस्से की रस्सी कब, कहां, कितनी और किस प्रकार खींचनी है, इस आर्ट का उपयोग आप शायद जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। उधर यूसीसी के तहत 26 जुलाई तक चमोली जिले में विवाह रजिस्ट्रेशन फ्री किया जाएगा। चमोली जिले में अभी तक 13,724 विवाह पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया था। इसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद वाले सभी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। पहले सरकार ने पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया था, अब इसे 26 जुलाई तक निःशुल्क किया गया है। समान नागरिकता संहिता के तहत जो विवाह पंजीकरण होने हैं, पहले उनमें 250 रुपये का पंजीकरण शुल्क था। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी अब 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण करवाएंगे उनको निःशुल्क यह सुविधा दी जाएगी और 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों के लिए यह अनिवार्य है। तो सभी जनपद चमोली के विवाहित युगल से अपील है कि वो अपना पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। 5 जुलाई को सुसवा नदी किनारे बने यहां पर स्क्रीनिंग प्लांट के कमरे में एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मामला जो था वो खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी जहां जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं इस मामले में चुप्पी साधे कांग्रेस आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण हिंदू संगठनों पर मामले को तूल देने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। डोईवाला में बच्ची की संदिग्ध मौत, पुलिस घिरी। 2 मुस्लिमों पर हत्या का शक, कांग्रेस की चुप्पी। बीजेपी ने कहा जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। आरोपी मुस्लिम इसलिए मामले को तूल, कांग्रेस बोली। डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। 5 जुलाई को सुसवा नदी के किनारे बने स्क्रीनिंग प्लांट के कमरे में एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली। किशोरी अपनी सहेलियों के साथ कूड़ा बीनने गई थी, जिसे चोरी के शक में प्लांट कर्मचारियों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। उसकी 2 अन्य सहेलियां भाग गई थीं। बाद में कमरे में लड़की की लाश मिली थी। मृतका के परिजनों ने प्लांट के मालिक के 2 बेटों मोहसिन और मोबिन पर उनकी बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या का आरोप लगाया, जिस पर डोईवाला में जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। मामले में पुलिस ने प्लांट के 4 कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कही, लेकिन इसके बाद ना तो मामले का खुलासा हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़की को पकड़कर कमरे में बंद किया गया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। लेकिन इस मामले में हिरासत और पूछताछ के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी एक्शन की बात कह रही है, तो वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस का कहना है कि आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण बीजेपी के इशारे पर हिंदू संगठन मामले को तूल दे रहे हैं। लेकिन लड़की को क्यों जबरदस्ती स्टोन क्रशर के कमरे में बंद किया गया, जहां उसकी मौत हुई, इस पर कांग्रेस का कहना है कि पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। जांच के विषय हो जाते हैं। कई बार जब 2 बातें निकल कर आती हैं
पुलिस का ऑब्जर्वेशन आम आदमी के हिसाब से नहीं होता है या आम आदमी का संदेह अगर रहता है तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो चीज़ें स्पष्ट हो। अब हम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को ज़बरदस्ती चस्पा तो नहीं कर सकते अपराध, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसमें कोई अपराध हुआ होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मामला क्योंकि जो जहाँ पर ये घटना हुई वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो उसको दूसरा रंग देने के नज़रिए से भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग उसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो वास्तविकता हो, जो वहाँ पर जो भी जांच में, मेडिकल जांच में आए, जो भी सीसीटीवी कैमरा में है या जो भी मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला में एक गरीब परिवार की कूड़ा बीनने गई लड़की को स्टोन क्रशर के दबंग कर्मियों ने चोरी के शक में दौड़ाकर पकड़ा और जबरन एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसकी लाश मिली। पुलिस जांच में उलझ गई। आक्रोशित पीड़ितों ने बवाल किया तो उन्हें लठिया कर खदेड़ दिया गया। सत्ताधारी दल जांच के बाद कार्रवाई की बात करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हर तीसरे दिन सरकार पर हल्ला बोलने वाले कांग्रेस के नेता इस मामले में चुप हैं। हाँ, आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण मामले को दूसरा रंग ना दिया जाए, इसकी चिंता उन्हें जरूर है। ऐसे में इस मामले का खुलासा होगा या इसे रफा दफा कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है। उप जिला अधिकारी के जरिए यहां पर आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्याओं को रखा और जल्द ही समाधान करने की मांग की है। आशा हेल्थ वर्कर्स का मासिक जो मानदेय है वो 11,500 लागू करने की मांग यहाँ पर की गई है। जो है वो ज्ञापन एक सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है और इनका मानदेय निर्धारित करने के लिए 11,500 की इन्होंने मांग की है। इसके अतिरिक्त जो है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। हमारी मांगे हैं सर, हमें नियमित करा जाए। जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है। और जिस कारण आज हम एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो वहीं 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ मेले के हरिद्वार जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से तैयारी पूरी कर ली है। कावड़ पटरी पर प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध किए गए हैं जिससे कि अन्य राज्यों से आने वाले कावड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और ऐसे में करोड़ों की संख्या में आने वाले कावड़ियों के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन और 132 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मेले के दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगभग सभी तैयारियां अंतिम रूप से की जा रही हैं और सभी तैयारियां लगभग समाप्त हम लोग स्थिति पे हैं। इस पूरे मेले के दृष्टिगत संपूर्ण हरिद्वार में जो पुलिस बल है वो 16 सुपर जोनों में, उसके साथ ही 38 जोन और 132 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसमें जो ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट्स है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है, वो ऑलरेडी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है और इसमें जो व्यवस्थाएं होंगी उसमें 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक और 17 तारीख के बाद कांवड़ मेला समाप्ति तक के अलग अलग रूट डाइवर्जन प्लान लिए जाएंगे। उसको आप लोगों के माध्यम से बताया भी जाएगा। संपूर्ण मेले क्षेत्र में जो आवश्यक पुलिस बल है उसके साथ साथ 8 कंपनी सीएपीएफ और 9 कंपनी से ऊपर पीएसी बल इनको दिया गया है। काफ़ी कावड़ी ऑलरेडी हमारे जनपद में आ रहे हैं और यहाँ से भी आगे भी जा रहे हैं। उसके लिए हमारी जो कावड़ पटरी की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार हमारी, कल हमने निरीक्षण किया था उसका, जो कमियां थी उसको बता दिया गया डिपार्टमेंट्स के द्वारा। आज 9 तारीख है, कल शाम तक कंप्लीट कर दी जाएंगी
और साथ ही एक्स्ट्रा जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर किए, अतिक्रमण को हटाने के लिए किए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वृहद रूप में अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी हमारा चल रहा है और इसमें हर की पौड़ी उसके आसपास का एरिया, साथ ही मुख्य जो मार्केट्स हैं वहाँ पर हमारी जो सड़क है या जो सरकारी भूमि है उस पर जो भी अतिक्रमण हो रखा है उसको लगातार हटाया जा रहा है। इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो मैं कह रहा था, हमारा जो कचरा प्रबंधन रहेगा, वेस्ट की जो मेन एरियाज है वहाँ पर हमारा रेगुलर शिफ्ट में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो लगातार उठता रहे, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारे जो आम यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। इसके लिए पुलिस के साथ एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी हमने बनाया है। तो वहीं 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान भी सामने आया है, जिनका कहना है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये कानून है। अगर सरकार इस कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार को 2 से 3 दिन दे रहे हैं। सरकार इस्लाम के जिहादियों का हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश जो है उसे पूरी तरीके से बंद कर दे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संत सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। हरिद्वार तीर्थ नगरी का स्वरूप को बिगाड़ने का पिछले दिनों से इस्लाम के जिहादियों का निरंतर प्रयास हो रहा है। विशेष रूप से कावड़ के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम के जिहादी आते हैं और यहाँ पर व्यापार के माध्यम से हरिद्वार में बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। 8 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वो यहाँ सरेआम रह करके यहाँ सब काम करते हैं। तो मैंने सरकार से, हम सब लोगों ने कहा है, हरिद्वार के संतों की मांग है कि इस बार कावड़ में जिहादियों को रोका जाए, ताकि कावड़ यात्रा शांति से, सद्भाव के साथ और शुद्धता पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। तो वहीं कावड़ मेले की शुरुआत होने में कुछ ही समय बाकी बचा है, लेकिन कावड़ के रंग समय से पहले ही दिखाई देने लगे हैं। शिव भक्तों की अगर बात करें तो शिव भक्ति में सराबों और शिव भक्त भगवा रंग के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देश की हरियाली और किसानों को समर्पित हरे रंग की कावड़ अभी से यहाँ पर सभी का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के लिए कावड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। पिछले 20 साल से ताऊ देवीलाल के लिए कावड़ ला रहे हैं। मैं परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ और आज से नहीं, मैं जन्म से ही, जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ। और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ और काफ़ी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवीलाल जी कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने बांधी थी। किसानों के लिए सूखाग्रस्त होता, पानी बाढ़ आ जाती तो किसानों को मुआवजा दिया, किसानों के ट्रैक्टर के कर्जे माफ किए। और ये आजकल जो मनरेगा चला रखी बीजेपी ने, ये भी चौधरी देवीलाल जी ने अनाज के बदले काम दिया था। आज अनेकों प्रकार की योजना, जो भी योजना चालू हो रही है वो पूजनीय ताऊ देवीलाल की वजह से हो रही है, उन्होंने लागू की आज तक। रंग के पीछे क्या वजह है? पूजनीय ताऊ देवीलाल जी की पगड़ी हरी थी। तो टिहरी जिले के अंतिम गांव गंगी का संपर्क जिला मुख्यालय से इस दौरान कट गया है और धूतू गंगी मोटरमार्ग भारी बारिश की वजह से बंद हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल का कहना है कि जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। जल्दी आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। रोड हो रखी है, उसमें हमारी जेसीबी डिप्लॉयड हुई हैं। जो कल हुई थी उनमें हम लोग का मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 घंटे का था, तो वो आज तक खुल जाएंगी। और जो सड़क इनफैक्ट वहाँ पे बूढ़ा केदार में पिंसवाड़ तक भी जो हमारा दूरस्थ गांव है उसकी भी मोटरमार्ग काफ़ी खराब है, उसको भी हमने फॉलोअप किया है शासन में। उसकी स्वीकृति हमें जल्दी मिल जाएगी और इसी आपदा सीजन के बाद हम उसको भी बनवा देंगे। उधर हरिद्वार सैनिक कल्याण परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने की है। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी और पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर सरिता पवार ने यहां पर कुशल संचालन करते हुए सभी का स्वागत किया है और पूर्व सैनिकों की समस्या भी बताई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और साथ ही संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कई समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया गया। आज हम लोगों ने सैनिक कल्याण परिषद की एक बैठक की, जिसमें हमारे सभी जो पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, वो आए थे। उन्होंने कई मुद्दे जो हैं, कुछ उनके पर्सनल मुद्दे थे,
कुछ शहीद स्मारक को लेके मुद्दे हैं, सभी मुद्दे जो उठाए गए थे उसमें तत्काल कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया। 26 तारीख को जो है ये सम्मेलन कार्यक्रम जो किया जाएगा, जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे वेटरन्स हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जिसकी कार्रवाई जो है अच्छे स्तर पे और वृहद स्तर पे की जाएगी। और अब खबर विकासनगर से, जहां पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील विकासनगर और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने यहां पर सेलाकुई में भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग को यहां पर चिन्हित कर उसे ध्वस्त किया है। तहसीलदार विवेक राजौरी ने बताया है कि अन्य जगह भी चिन्हीकरण करके कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन द्वारा जो है, जो भी पछवादून क्षेत्र में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और साथ ही यदि ऐसे कुछ क्षेत्र दिखते हैं जहां पर राजकीय भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आगे भी अभी वर्तमान में चिन्हीकरण की कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही जो है ये प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जो है इनका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उधर मसूरी में कैमल बैक रोड पर भी भालू की लगातार मौजूदगी ने स्थानीय लोगों और साथी पर्यटकों के बीच में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन जंगली जानवरों को हाल ही में यहां पर गतिविधियों को लेकर भी वन विभाग सतर्क हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ दिनों से 2 भालुओं को कई बार कैमल बैक रोड के आसपास देखा गया है। हालांकि अब तक इन भालुओं ने किसी पर हमला नहीं किया है और ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी मौजूदगी पर्यटकों और आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर काशीपुर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स को लेकर भी यहां पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बुधवार को अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का यहां पर विरोध किया गया है। वहीं फरवरी में भी मुंबई में आयोजित FMRAI के भी यहां पर 27वें सम्मेलन के दौरान फील्ड वर्करों के सामने 3 जटिल समस्याएं खड़ी करती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।